हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका डीपीएस गौतम क्लासेज में स्वागत है। और आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। कल तक आपने वीडियो में देखा है कि वास्तविक संख्याएं उसको जो है कैसे हल किया जाए, उससे संबंधित समस्याओं को कैसे हल किया जाए, उस पर आधारित बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इस पर पर्याप्त अभ्यास हमने आपको करा दिया है। अभ्यास के 2 प्रश्न भी हमने दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उन प्रश्नों को हल किया होगा, आपका हल हो गया होगा। जिन्हें कोई दिक्कत हुई होगी वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य किए होंगे। अब आगे हम आपको जो है सांख्यिकी पर प्रश्न लेंगे और सांख्यिकी को हल करने का तरीका बताएंगे। प्रश्नों को लिया जाए उससे पहले सांख्यिकी पर थोड़ी सी चर्चा भी ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में बहुत से आंकड़ों का आप जो है प्रयोग करते हैं। बहुत सी संख्याओं से संबंधित, बहुत सी घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को गणित की भाषा में, अंकों में, संख्याओं में लिपिबद्ध करके अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर आप कई भविष्य की नीतियों का निर्माण भी करते हैं। सामान्य जीवन में भी होता है, सरकारें भी उसका करती हैं और बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वे आंकड़े जो सामान्य जीवन में मिलते हैं वो बहुत ही असंशोधित होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, उनका कोई क्रम नहीं होता है। और उन्हें जब क्रमबद्ध करके उसे एक पैमाने पर रख करके जब उसका अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन किया जाता है, तो वो सांख्यिकी की श्रेणी में आ जाता है। तो अब सांख्यिकी की श्रेणी में उसका अध्ययन कैसे किया जाए, इस पर आधारित कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप कक्षा 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपके कक्षा 10th के टीचर वो ये देखना चाहते हैं कि कक्षा 9 का आपने 3 टेस्ट दिया था, मंथली टेस्ट, एक हाफ ईयरली दिया होगा आपने और एक आपने ईयरली एग्ज़ाम दिया होगा, यानी 3 2 5 एग्ज़ाम। उन 5 एग्ज़ाम में आपका गणित विषय में सभी स्टूडेंट्स का क्रमशः प्रगति क्या रही, उसके लिए क्या करेंगे, आपके प्रत्येक टेस्ट के लिए बच्चों को कैटेगराइज कर देंगे। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वर्गांतराल लेकर के उनका जो है श्रेणी बना लेंगे और प्राप्तांक के आधार पर उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस मार्क्स को बारंबारता के आधार पर हम श्रेणी बनाएंगे, उसको टेबुलेशन कर लेंगे। और ऐसे हर एग्ज़ाम का अलग अलग करके हम देख सकते हैं। फिर उसको कक्षा 10th के भी जो टेस्ट हुए हैं उसके आधार पर, जो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड होगा उसके आधार पर हम अब ये देख सकते हैं कि क्रमशः आप कक्षा 9 से 10 तक पहुंचने में आपकी परफॉर्मेंस लगातार सुधर रही है या बीच बीच में फ्लक्चुएशंस उसमें दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल हो गया, एक चर हो गया, वो हो गई गणित विषय में आपकी परफॉर्मेंस। तो ये जो परफॉर्मेंस वेरिएबल है इसके इर्द गिर्द हम देखेंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि जब इस तरह से आंकड़ों को लिया जाता है तो उन आंकड़ों में एक प्रवृत्ति होती है और वह प्रवृत्ति, वह टेंडेंसी ये होती है कि वह केंद्रीकृत होते हैं, किसी एक अंक के आसपास उनके अंदर केंद्रीकृत होने की, इकट्ठा होने की या वहीं पर संघनित एक तरह से घनीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। गणित में, सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापने के लिए भी कई टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से कुछ निम्नवत हैं जो हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख रहे हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में पहला हो जाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा हो जाता है आपका माध्यिका और तीसरा हो जाता है बहुलक। चौथा हरात्मक माध्य है और पांचवा गुणोत्तर माध्य है। इसमें से पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, ये 3 तो आपके
पाठ्यक्रम में है, लेकिन हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यानी आपको यहाँ कक्षा 10 में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के श्रेणी में 3 प्रकार के या मापन के उपकरणों का अध्ययन करना है। वह समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। अब इन तीनों पर हम क्रमशः आते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य जैसे अगर गणित के ही प्राप्तांक की मैं बात कर रहा था तो सपोज करिए कि जो सबसे अच्छा पाने वाला लड़का है 30 नंबर में वह 28 पाता है, और सबसे कम पाने वाला लड़का जो है वो मान लीजिए कि 12 नंबर पाता है। तो यह रेंज हो गई, ये परिसर हो गई 28 और 12। अब ये देखा जाएगा कि 28 अंक और 12 अंक के बीच में अन्य बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। तो सबके प्राप्तांक लिख लिए गए। अब लिखने के बाद इन सभी अंकों का औसत जो निकालेंगे आप, तो क्या करते थे आप कक्षा 6, 7, 8 में भी औसत निकालना आपने सीखा है कि जितने अंक दिए रहते थे सभी अंकों का योगफल आप कर लेते थे और उनकी संख्या से आप भाग दे देते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जितने बच्चे हैं उन सबके प्राप्तांकों को आप जोड़ लेंगे और उनके प्राप्तांकों के योगफल में छात्रों की कुल संख्या से भाग देंगे आप। भाग देने पर जो औसत प्राप्त होगा वही समांतर माध्य कहलाएगा। अर्थात उस पूरी कक्षा का एक तरह से एवरेज स्कोर वह समांतर माध्य होगा। तो देखेंगे आप ये कि अधिकांश बच्चे, अधिकांश का मतलब कि आधे से अधिक या कह लीजिए और भी ज़्यादा जिनका बहुमत होगा, वे बच्चे उनके परफॉर्मेंस उस समांतर माध्य यानी उस एवरेज यानी उस औसत के ही इर्द गिर्द वो मार्क्स होंगे। कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनका उस औसत से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उस औसत से बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होगी, बहुत ख़राब मार्क्स हो पाए होंगे, बहुत ख़राब उनकी जो है उनकी उपलब्धि होगी। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो तो दूर हो गए, लेकिन शेष सभी बच्चे उसी माध्य के, उसी औसत अंक के इर्द गिर्द प्राप्तांक पाएंगे। तो वह जो सेंट्रल टेंडेंसी है वह उस माध्य के इर्द गिर्द रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग समांतर माध्य का अध्ययन करके किसी एक समूह के परफॉर्मेंस का, किसी एक पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का या सोसाइटी का, या आप कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष के किसी विशेष गुण का अध्ययन आप उसके द्वारा कर सकते हैं, और उससे ये अंदाज चलता है कि उस एरिया के बच्चों की समझ कैसी है। इसी तरह कई चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि प्राइमरी स्कूल में कोई डाटा लिया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य परीक्षण पर काम किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पोषक पदार्थों की कमी नहीं है या पोषण की स्थिति क्या है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उनकी हाइट का अध्ययन किया जा सकता है। उम्र के हिसाब से आप जानते हैं कि हाइट का भी एक मानक है, उम्र के हिसाब से उतनी हाइट हर बच्चे की होनी चाहिए, बालक के लिए अलग, बालिका के लिए अलग। तो एज के हिसाब से उनकी हाइट देखी जा सकती है। अगर एक एवरेज, उस समूह का एवरेज, उस सबकी हाइट का समांतर माध्य निकाला जाए तो उस समूह का एवरेज हाइट मिल जाएगी आपको, और वह एवरेज हाइट अगर निर्धारित सामान्य मानक से कम है तो इसका मतलब कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे वेट का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो वह एक समूह का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर किसी समूह का औसत वजन 45 kg आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे 45 kg के ही होंगे, लेकिन यह इसका मतलब ज़रूर है कि उसके अधिकांश बच्चों का वजन 45 के ही इर्द गिर्द है, यानी उस माध्य के ही, समांतर माध्य के ही इर्द गिर्द है। तो इस तरह से उसकी कैटेगरी का, उसके गुणधर्म का हमको जानकारी हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हो जाती है। तो हम लोग आज जो है समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे, और समांतर माध्य पर हम आपको कुछ प्रश्न लेकर के हल करने का तरीका भी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। समांतर माध्य हल कर हम लोग उसके पहले कुछ उसकी छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। जैसे एक शब्द आंकड़ा आएगा, आंकड़ा जिसे डाटा कहते हैं, और डाटा के बारे में आजकल आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा, चूँकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको जानकारी
होगी ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा कि आज दुनिया में अगर सबसे महंगा बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो डाटा है। सोना, चांदी, हीरा जवाहरात और यहाँ तक कि प्लेटिनम धातु से भी महंगा अगर कुछ है तो वो डाटा है। तो डाटा कैसे जनरेट होता है? डाटा इसी प्रकार जनरेट होता है, जब समस्याएं आती हैं, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है या किसी चीज़ को लोग कर रहे होते हैं तो उसका अध्ययन कर रहे हुए लोग या उन्हें लिपिबद्ध कर रहे लोग जब बड़ी संख्या में किसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो वह डाटा बन जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण देकर बताया कि बच्चों के वज़न का आप अध्ययन कर रहे हैं अगर, तो लिखते जाइए। आपके स्कूल में उम्र बच्चों की लिखी जाती है। मान लीजिए अगर कोई ये अध्ययन करना चाहे कि देखा जाए कि इस फला स्कूल में कक्षा 9 में एडमिशन विगत 5 वर्षों में जिन बच्चों ने लिया उनकी औसत आयु क्या रही है, तो देखा जा सकता है कि कितने कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे अधिक उम्र के आ रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, कितने नॉर्मल उम्र के बच्चे आ रहे हैं। तो वो 5 साल का पूरा जो है सभी बच्चों के टीसी को निकालना पड़ेगा और निकाल करके उनकी उम्र को नोट करना होगा और नोट करने के बाद एक आंकड़ा तैयार होगा। तो जब टेबुलेशन करके सारणी बनाकर उन आंकड़ों को ले लेंगे तो वो आंकड़े जो प्राप्त होंगे वो एक डाटा बन जाएगा। तो ये जो डाटा का कलेक्शन होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, वो अवर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड। अवर्गीकृत आंकड़ा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं, सपोज करिए कि कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है और आपने तय कर दिया कि ये कुश्ती 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच होगी। तो 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे कुश्ती लड़ने के लिए इच्छुक आपको जो है मुश्किल से 8 बच्चे मिलते हैं। आपके अखाड़े पर 8 बच्चे उपस्थित होते हैं अपने जो है टीसी सर्टिफिकेट के साथ, जिससे उनकी एज प्रमाणित हो रही है। वजन का इसमें हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमने एज की बात की है। आपने देख लिया 12 से 14 तो पता चला 8 बच्चे क्वालिफाई हुए जो उस कुश्ती को लड़ सकते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत छोटा है, 8 लड़के हैं तो 8 लड़कों का किसी भी छोटे पेज पर आप एक साथ नोट कर सकते हैं। उनका नाम नोट किया 8 का और उनकी उम्र लिख ली, किसकी कितनी उम्र है। कोई 12.5 साल का है, कोई 12 का है, कोई 13 का है, कोई 13.5 का है, कोई 14 का है, कोई 13.25 का है। इस तरह आपने उनका बना लिया। तो यह जो आपने नोट किया, यह इसका कोई क्लासिफिकेशन आपने नहीं किया, सीधे सीधे उनका नाम लिया और लिख डाला। कहने का मतलब कि जब छोटी संख्या हो, बहुत ही लघु सीमित मात्रा में जब संख्या प्राप्त हो और उसको उसी रूप में आप एज इट इज जब संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब कहीं कहीं अवर्गीकृत होता है आंकड़ा, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार आ जाता है कि अवर्गीकृत होगा, एक अवर्गीकृत एवं सारणीबद्ध। और दूसरा ऐसे ही रहेगा, अवर्गीकृत असारणीबद्ध। तो सारणीबद्ध में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुश्ती करा रहे हैं और 12 से 14 कुश्ती का आपने ऐलान किया और सपोज करिए कि आपके स्कूल में 500 बच्चे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं और आपने कह दिया कक्षा 9 के बच्चों की कुश्ती होगी। अब वो बच्चे आ गए, अब पता यह चल रहा है कि एक एक एज ग्रुप के या कोई वजन वाली कुश्ती आपने रख लिया, मान लिया रख दिया आपने कि 40 केजी, 45 केजी, 50 केजी के वेट में कुश्ती होगी, 48 केजी के वेट में होगी, 52 केजी के वेट में होगी कुश्ती। तो इस तरह से जब आपने रख दिया तो मान लीजिए कि 42 केजी के वेट में 15 बच्चे आ गए, 45 केजी के वेट में 18 बच्चे आ गए, 48 केजी के वेट में 8 बच्चे आ गए, 52 केजी के वेट में कुल 10 बच्चे आ गए। तो इस तरह से आपने एक तरफ जो है उनका वेट लिखा, एक तरफ सारणी बनाई जिधर वजन लिख दिया और दूसरी तरफ उनकी संख्या लिख दी।
तो जैसा कि हमने बताया आपको कि मान लीजिए 42 केजी के वेट में कुल 12 बच्चे आते हैं, यानी 42 केजी के वेट वालों की संख्या हो गई 12। तो यह जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी इसको बारंबारता बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। विज्ञान के फिजिक्स के टर्म से इसी को आवृत्ति बोलते थे। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम बारंबारता यहाँ कहेंगे। तो इस तरह से जब हम एक तरफ जो है उसका क्लासिफाइड करके उस पद को लिखेंगे, उस आइटम को लिखेंगे, और दूसरी तरफ उसकी बारंबारता लिख देंगे, तो इस तरह से जो सारणी बनेगी तब उसे हम कहेंगे कि अवर्गीकृत है लेकिन सारणीबद्ध है। और दूसरा हमने लिखा कि असारणीबद्ध, जैसा कि पहले हमने बताया 4 ही 5 बच्चे मिले तो जिस रूप में वह डाटा मिला है आपको, आंकड़ा मिला, हूबहू उसी तरह से आपने लिख डाला। उसको लिखने के लिए किसी फार्मूले का प्रयोग या कोई विशेष विधि का प्रयोग आपने नहीं किया तो वो उसी रूप में हो जाता है। फिर अब नीचे आते हैं, हम आपको समझाते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़े को जैसे क्लासिफाइड करना, जैसे कि हमने बताया कि मान लीजिए आपके क्लास के टीचर तय करते हैं कि सभी बच्चों के कक्षा 9 की परफॉर्मेंस को हम जो है एक सीट पर संग्रहित करेंगे, और उन्होंने तय किया कि इसे रख करके पूरे 9 और 10 मिला करके 2 साल में आपकी परफॉर्मेंस का अध्ययन किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस उत्तरोत्तर समय के साथ सुधर रही है या बीच बीच में कभी आप लड़खड़ा रहे हैं, क्या पोजीशन है, या कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं जिनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो इसको अध्ययन करने का तरीका, जैसे मान लीजिए केवल गणित विषय का हमने तय किया तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट ऐसे हमने बना डाला, और उसमें जो है गणित की परफॉर्मेंस के आधार पर फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं। तो जैसे कैटेगरी बनानी हुई, एक तो तरीका ये होगा कि देख लिया कि सबसे कम अंक कितना पाता है कोई, मान लो सबसे कम अंक पाने वाला टेस्ट में 7 नंबर पाने वाला कोई लड़का है, और सबसे मैक्सिमम अंक पाने वाला लड़का जो है 29 नंबर पाता है 30 में। तो अब इसकी कैटेगरी बनानी है तो हम बना सकते हैं, कई तरह की कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे सबसे कम 7 है तो हम उसको शुरू कर सकते हैं 5 से शुरू करते हैं, 5 से 10। तो हमने पहली कैटेगरी ले ली कि 5 से 10 के बीच में पाने वाले मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, मैं गिन लिया, सब कुछ किया, मान लीजिए 8 बच्चे हैं। तो 5 से 10 यह एक वर्ग अंतराल हो गया, ये वर्गीकरण हो गया। फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह कैटेगरी बन जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 30 अंक के हैं, 29 पाया है। तो अब जिस कैटेगरी में जितने बच्चे मार्क्स पा रहे हैं उसके सामने बारंबारता के कॉलम में उनकी संख्या लिख दी जाएगी। तो इस तरह से जो टेबल बनेगी, सारणी बनेगी, उसे कहेंगे वर्गीकृत सारणी। वर्गीकृत टेबल हो गई, ये क्लासिफाइड टेबल हो गई। तो इस तरह से समांतर माध्य निकालने के लिए आपको कम से कम 3 तरह के सूत्र की आवश्यकता होगी। एक होगा कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो और कोई सारणी न हो, यानी जैसे आंकड़ा मिला रॉ मटेरियल उसी रूप में हूबहू ऐसे ही लिख दिया गया है, तो उसको आप कैसे हल करोगे। फिर दूसरा आएगा कि आंकड़ा जो है अवर्गीकृत है परंतु उसकी बारंबारताएं हैं, यानी एक आंकड़े की संख्या एक ही नहीं है, एक से अधिक बार वो रिपीट हुआ है, तो उसके सामने वो टेबल के रूप में दिखाई देगा और उसकी बारंबारता दिखेगी। और तीसरा हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा, यानी कि वो वर्ग अंतराल भी है उसमें और उसकी बारंबारता भी है। तो इस 3 तरह के सवालों को आप कैसे हल करेंगे, क्रमशः एक एक प्रकार का आंकड़ा लेकर के आपको हल करने का तरीका हम बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, आंकड़े जब हूबहू उसी रूप में प्राप्त हो जाएं जिस रूप में उन्हें संग्रहित किया जा रहा है तो अवर्गीकृत। तो पहले हम अवर्गीकृत आंकड़े पर एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे कि सपोज करिए कि एक सवाल है कि कुल 5 छात्रों का वजन क्रमशः 42, 44, 47, 48 और 46 है। तो
तो इनका औसत वजन ज्ञात करें। यह एक सवाल है कि कुल 5 छात्रों का वजन क्रमशः 42 केजी, 44 केजी, 47 केजी, 48 और 46 केजी है, तो इनका औसत वजन ज्ञात करिए आप। तो आप देख रहे हैं कि 5 बच्चों का वजन क्रमवार नोट किया गया और नोट करके एज इट इज जैसे जिस क्रम में प्राप्त हुआ उसी तरह से लिख दिया गया। तो ये वह अवर्गीकृत है और कोई सारणी नहीं है, असारणीबद्ध है। तो ऐसे सवालों का औसत निकालने का तरीका वही होगा जो 6, 7, 8 में आपने पढ़ा था। औसत का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब मीन, मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए और एक चीज़ और जानिए कि समांतर माध्य को x बार से हम डिनोट करते हैं। x के ऊपर ऐसे पाई लगा दीजिए तो समांतर माध्य हो गया, या am भी लिख सकते हैं चूँकि आपके किताब में ये डिनोशन लिया जाता है। और ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है? x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, चाहे आंकड़ों की कुल संख्या कह लीजिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे? समांतर माध्य बराबर कौन कौन से पद हैं, यानी इनके वजन हैं, सभी वजन को जोड़ दीजिए। 42 + 44 + 47 + 48 और +46। और इसको जब आप जोड़ेंगे, पदों की संख्या देख लीजिए कितने कुल पद हैं, पहले ही बता दिया गया। 5 छात्र, गिन के भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 ही है, तो ये 5 से भाग हो जाएगी। और इसको अब जोड़ दो आप, तो 6, 8, 14, 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27 और 4, 2, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22। जोड़ के आप लोग एक बार देख लेना कितना होता है, और इसमें 5 से भाग दे दो। तो जब भाग देंगे तो 45.4 kg भार आ रहा है। तो इन 5 बच्चों का औसत भार हो गया 45.40। अब आप देख लीजिए 45 के ही इर्द गिर्द सभी आंकड़े आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए 45 से जो सबसे दूर है वो 3 kg दूर है 42, और जो इधर सबसे दूर है अधिक में वो 48 है। शेष 46 को देखिए, 47 को देखिए, 44 को देखिए, ये 45 के ही इर्द गिर्द हैं। ये केंद्रीकृत माप हो गई, यानी ये सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, ये प्रवृत्ति है इसकी कि अपने समांतर माध्य के ही इर्द गिर्द उसके सभी आंकड़े होंगे। तो इस तरह से समांतर माध्य जो है लगाने का तरीका है यह अवर्गीकृत के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको अवर्गीकृत आंकड़ा लेंगे, लेकिन वह सारणीबद्ध आंकड़ा होगा, यानी उसकी बारंबारताएं 1 से अधिक होंगी। जैसे इसमें 42 kg का वजन कितना था, एक ही लड़के का था। अब सपोज करिए कि 42 kg के 4 बच्चे हों, तो 42 kg वजन लिखेंगे और उसके सामने हमको फ्रीक्वेंसी 4 लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक प्रश्न हम ले रहे हैं, निम्नलिखित बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात करें। बंटन इधर हम लिख दे रहे हैं, ऊंचाई सेंटीमीटर में है और आदमियों की संख्या है
ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर के 10 आदमी हैं। 160 सेंटीमीटर के 14 आदमी हैं। 158 सेंटीमीटर के 8 आदमी हैं। 155 सेंटीमीटर के 15 आदमी हैं। 164 सेंटीमीटर के 7 आदमी हैं और 168 सेंटीमीटर के 16 आदमी हैं। इस प्रकार ये दिया हुआ है और यहाँ आदमियों का आप चाहें तो योग भी निकाल सकते हैं। ये सवाल इस तरह से दिया है। तो अब आप ध्यान से देख रहे हैं इसमें कि ऊंचाई सेंटीमीटर में 150, 160, 158, 155, 164, 168, आदमियों की संख्या 10, 14, 8, 15 और 7 और 16। तो ये जो ऊंचाई है यह एक तरह से पद है, आइटम है। इसको हम एक्स अक्षर से भी व्यक्त कर सकते हैं। और जो आदमियों की संख्या है वो इनकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। जैसे 150 सेंटीमीटर ऊंचाई के कुल कितने आदमी हो गए? 10 आदमी हो गए। तो ये 10 जो है 150 की फ्रीक्वेंसी हो गई और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो अब हल करने के लिए इस सवाल की हम टेबल यहाँ फिर से एक बार लेंगे और यहाँ देखिए हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो सेम टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ ऊंचाई को अब हम एक्स अक्षर से ले लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 150 और जो आदमियों की संख्या है उसे स्मॉल एफ कहेंगे। यहाँ हम शब्द को लिख दे रहे हैं बारंबारता और ये पद है एक्स, इसको बारंबारता बोलेंगे। तो 150 की बारंबारता 10 है, 160 की बारंबारता 14 है, 158 की बारंबारता 8 है और 155 की बारंबारता 15 है, 164 की बारंबारता 7 है और 168 की बारंबारता 16 है। अब यहाँ पर आदमियों की संख्या जो है बारंबारता का योग, इसको योग कह सकते हैं और योग को हम लोग सिग्मा शब्द ऐसे लिखते हैं। डब्लू को इस तरह बनाइए सिग्मा, तो ये सिग्मा एफ यानी डब्लू सिग्मा एफ, इसको सिग्मा एफ पढ़ेंगे। तो इसको टोटल करिए 4 और 8 12, 12 5 17 और 17 7 24, 24 6 30 और 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी आदमियों की टोटल संख्या 70 है। तो ये सिग्मा एफ आपने कर लिया। अब ऐसे सवाल को हल करते वक्त क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टेप तो एकदम याद हो जाएगा। केवल अभ्यास की ज़रूरत है। पद का बारंबारता में गुणा कर देते हैं, यानी कि एफ एक्स उसको कह सकते हैं, या एक्स इंटू एफ कह लीजिए। तो एक्स इंटू एफ कह लीजिए। तो इस तरह से ये निकालेंगे हम लोग। तो 150 का 10 में गुणा करेंगे। एक बार हम पूरा लिख देते हैं, 150 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। फिर 160 गुणे 14, फिर कितना आएगा? ये 14 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 0 हो गया। और 14 छक 84, तो 4 हासिल लगा 8, 14 कम 14 और 8 22, 2240 आया। फिर हो जाएगा 158 गुणे 8, 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 46 को 6 हासिल लगा 4, 8 कम 8 4 12। फिर इस तरह से 155 गुणे 15, ये लाइन है ये। तो 15 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 को 5 हासिल लगा 7, फिर 15 पचे 75 और 7 82 हासिल लगा 8, 15 कम 15 और 8 23, ये हो गया। फिर 164 है और इसमें उसकी बारंबारता 7 है, 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 44 और 7 एक कम 7, 4 11। फिर 168 है और इसमें 16 से गुणा करिए। तो 16 बट्ठे 128 हो जाएगा। को 8 हासिल लगा 12
और 16 छक्का 96 और उसमें आप 12 जोड़ देंगे तो 108 आएगा। फिर 10 बचेगा और 16 एकम 16 और 10 26, इस तरह से हो गया। अब ये जो प्राप्त हुआ गुणनफल, इस गुणनफल का योगफल निकालते हैं। हमने आपको जैसा कि पहले बताया, योगफल को हम लोग सिग्मा लिखते हैं। तो एक्स और एफ का है तो सिग्मा एफ एक्स कह सकते हैं या एक्स एफ कह सकते हैं। तो ज़्यादातर एफ एक्स लोग लिखते हैं, तो मैं भी एफ एक्स लिख दे रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स। यानी इस गुणनफल का आपको टोटल कर लेना है। इस गुणनफल का आपको टोटल करना है। तो टोटल करेंगे आप तो देख लीजिए, 4 5 9 और 9 और 8 17, 17 8 25, 2 आया, 4 2 6, 6 12, 2 14, 4 18 और 18 8 26 हो जाएगा। 18 8 26 हो गया और फिर 2 हो गया तो 5 2 7, 2 9, 2 11, 11 11 3 14 और 14 1 15, 15 और 6 21 को 1 हो गया। फिर 2 आ गया, 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9, 2 11। तो अब आप देख रहे हैं कि इस गुणनफल का योगफल आया 11,165 और आदमियों की संख्या आई थी 70। इसके पहले जो हमने सवाल बताया था उसमें भी वही हमने बताया था कि सभी आंकड़ों का योग कर दीजिए, पदों का योग कर दीजिए बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 70 हो गई और योग आ गया उनकी बारंबारता के हिसाब से गुणनफल लेने पर 11,165। तो समांतर माध्य आप निकालेंगे। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, समांतर माध्य को सिग्मा एक्स बार हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसमें वैल्यूज केवल रख दीजिए आप। तो एक्स बार 11,165 बटे 70। तो अब 70 से इसमें भाग दे दीजिए आप। तो जब 70 से आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ चाहें आप तो भाग दे करके देख भी सकते हैं, 11,165 इसमें भाग दे दीजिए 70 से। तो एक बार गया, यहाँ पर आप 70 लेंगे तो ये बच जाएगा 41, 6 उतार लिया 416 हो गया। तो 7 7 49, 6 बार जाएगा, 6 7 42, 5 आएगा 350। तो ये मिला आपको 6 और 11 से 5 गया तो 6 और यहाँ फिर 5 उतर गया, 665 आ गया। 665 अब हो रहा है। 665 के लिए आपको देखिए तो 9 7 63, 9 आएगा। तो इसको आप घटाएंगे तो आएगा 5 और 6 से 3 गया तो 3, 35। अब दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, 350 हो गया। और आपने इसके पहले भी देखा 5 बार पे 350 आया था तो फिर 5 ले लीजिए। तो इस तरह से आपका समांतर माध्य हो गया 159.5। तो उनकी ऊंचाई हो गई 159.5 सेंटीमीटर। ये औसत ऊंचाई जो है उन बच्चों की आ गई। तो इस तरह से जो है सवाल को हल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। तो अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं वर्गीकृत आंकड़े पर और निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात करना है। और इसमें वर्ग अंतराल ले लिया गया है, ये 0 से 10 यानी उनकी आयु वर्ग को वर्ग अंतराल के मतलब 0 से 10 वर्ष के बच्चे, फिर 10 से 20 साल के बच्चे, फिर 20 से 30 वर्ष के बच्चे, इनका आयु माध्य ज्ञात करना। बच्चे क्या एक तरह से पूरी जनसंख्या का है। फिर 30 से 40, 40 से 50 और उनकी बारंबारता यहाँ लिखी जा रही है। तो 5 है, फिर 10 से 20 का जो है 10 है, फिर 20 से 30 का 12 है और 30 से 40 का 8 है और 40 से 50 का 5 है। तो ये आयु उनकी बारंबारता के रूप में लिखी है, संख्या जो है बारंबारता के रूप में लिखी है।
और ये इस उम्र अंतराल के लोगों की संख्या है। इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं इस सवाल को। अब ये थोड़ा सा अवर्गीकृत आंकड़े से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि यह संख्या ज़्यादा है और यह उम्र के हिसाब से कैटेगराइज कर दी गई है, वर्गीकृत कर दी गई है। तो वर्गीकृत जब रहेगा तो पहले तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल CI शब्द भी लिखा जाता है। तो आप चाहे तो वर्ग अंतराल लिखिए या फिर CI भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिख दिया है। तो इस वर्ग अंतराल को पहले लिख डालते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल हो गया। फिर दूसरा कॉलम, जो दूसरा कॉलम हम लेंगे, इसके बाद आपने इसके पहले के सवाल में हल किया था तो आपने देखा था कि हमने जो आंकड़े थे उसको जो है पद को x अक्षर से यूज किया था। तो यहाँ भी इसको आप x लिखेंगे, x से लेंगे और x से लेने के बाद अब इसमें करते क्या हैं कि हर वर्ग अंतराल की एक उच्च सीमा है, एक निम्न सीमा है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़िए और जोड़ करके इसको आधा कर दीजिए, यानी एवरेज निकालिए, माध्य निकालिए। तो 0 और 10 को जोड़कर आधा करेंगे तो ये 5 मिलेगा। ऐसे ही 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, आधा करेंगे तो 15 आएगा। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, आधा करेंगे तो 25 आएगा। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, आधा करेंगे तो 35 आएगा। और 40, 50 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, आधा करेंगे तो 45 आएगा। एक और इसका हम गुणधर्म आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 से 20 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 20 से 30 में 10 का अंतर है, यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच वर्गांतर 10 का है। अब आप देखिए इनका जो आपने औसत माध्य निकाला, यहाँ पर वर्ग माप निकाल दीजिए, तो हर वर्ग माप के बीच में भी अंतर उतना ही होगा जितना कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच अंतर था। जैसे देखिए 5 और 15 के बीच भी 10 का अंतर, 15, 25 के बीच 10, 25, 35, 10, 35, 45, 10। तो जितना अंतर यहाँ होगा उतना ही अंतर इन दो वर्ग मापों के बीच में भी दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो समझिए कि कहीं न कहीं कुछ आपके लगाने में गलती हो रही है। तो ऐसे आप चेक भी करते चलेंगे। तो x मिल गया आपको। अब जब x मिल गया तो आप पुराने पैटर्न पे पहुंच गए। अब इसके बाद इस क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं रहेगा सवाल को हल करने में। अब इसको आप भूल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये x निकालने के बाद आप अवर्गीकृत आंकड़े के शेप में आ गए। ये अवर्गीकृत सारणी जो इसके पहले हमने बनाई थी उस तरह से हो गया। और अगला स्टेप आपका वही है कि आप बारंबारता को लिख लो। तो बारंबारता को f लिखा गया था। अब f क्या है, 5 है, ये देखो 10 है, ये देखिए 12 है, ये 8 है और लास्ट 5 है। हमने आपको बताया था कि बारंबारता का योग कर लेना चाहिए, तो योग अभी कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आपको योग करना ही होगा। तो बारंबारता के योग को सिग्मा f लिखते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, 5, 10, 15, 15 में आप 12 जोड़ोगे तो 27 आएगा और 27 में 8 जोड़ो 35 और 5 जोड़ दो तो 40 होगा। इस तरह से इसका योगफल 40 हो गया। अगला स्टेप क्या है, हमने आपको बताया था f(x) लेना है आपको, f गुणे x, जो कि इसके पहले के प्रश्न में भी आप लिया था। कहने का मतलब हुआ कि अवर्गीकृत आंकड़ा वर्गीकृत आंकड़े में केवल एक स्टेप बढ़ेगा कि वर्ग अंतराल का आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके मध्य बिंदु निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा, यानी उसका माध्य निकालना होगा। और निकालने के बाद ये सवाल ठीक उसी तरह से होगा जो इसके पहले हमने बताया है आपको। तो अब यहाँ f(x) करेंगे तो गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे, चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। 5 गुणे 5 बराबर 25, फिर 15 गुणे 10 तो 150, फिर 25 गुणे 12, 25 गुणे 12 तो 12 पचे 60, 12 दूना 24, 6 30, 300 हो गया। फिर 35 गुणे 8 तो
8 पचे 40 और 8 तिरिके 24, 4 28, फिर 45 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, ये हो गया। जो गुणनफल आया उसको आप जोड़ दीजिए, पिछले प्रश्न में भी आपने ही किया था, और उसको सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। तो जोड़ेंगे आप तो 5 में 5 जोड़ दिया 10, 0 हो गया। फिर 2 1 3, 5 8, 8 16, 2 18 हो गया। फिर 1 हो गया, तो 1 1 2 और 3 5, 2 7, 2 9, 980 हो गया। तो ये 980 उनकी आयु का योगफल आ गया। और सिग्मा एफ 40 है। आपको हमने पहले भी बताया है कि समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ आप मान रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान है 980 बटे 40। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 98 बटा 4, और 98 बटे 4 का भी आधा करेंगे तो आएगा 49 बटा 2, और 49 में 2 से आप भाग दे लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप 40 से भाग देकर दिखाइए, तो ये आएगा 24.5। ये इनकी आयु का माध्य हुआ 24.5 हो गया। तो इस तरह से ये सवाल हल किए जाते हैं। यह समांतर माध्य के प्रश्न हैं। यह जब वर्गीकृत आंकड़े के रूप में आता है तो बहुत कम मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स का आएगा, और ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा। अब इन समांतर माध्य को लगाने का एक तरीका लघुविधि भी होती है, जिसमें एज्यूम मीन कल्पित माध्य लेकर के और उसको किया जाता है। लघुविधि की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सपोज करिए अभी तो जैसे देखिए 0 से 10 पर बारंबारता 5 है, 10 से 20 पर 10 है, 12 है, या इसके पहले जो हमने लिया था उसमें हाइट 157, 158 इस तरह से, और उसकी 15, 16 बारंबारताएँ थीं। तो आसानी से आपके सामने हम गुणा कर दे रहे थे। लेकिन सपोज करिए आंकड़े बहुत बड़े हों, जैसे कि 157 सेंटीमीटर की हाइट वालों की संख्या मान लीजिए 245 है, 162 वाले हाइट की संख्या 452 है। तो ऐसे जब बड़े बड़े गुणे होंगे तो उनको करने के लिए बहुत समय चाहिए, और बार बार जो आपको नई रफ शीट लेनी पड़ेगी, तो आप गुणा भाग में ही उलझे रह जाएंगे, वो बहुत अवैज्ञानिक तरीका हो जाएगा। तो उसको लघुविधि से लगाया जाता है, जिसमें कि कल्पित माध्य लेकर के और कुछ और प्रविधियां अपना करके गुणा भाग को, यानी जो गणितीय संक्रिया है उस पार्ट को छोटा कर देते हैं, और आसानी से आंसर निकल जाता है। आंसर में कहीं कोई जो है त्रुटि नहीं होगी, वही आंसर आएगा जो लघुविधि से लगाएंगे चाहे इस विधि से लगाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको हम लघुविधि से समांतर माध्य निकालने का तरीका बताएंगे। और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।